नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही रोमांटिक है। चूँकि जब प्रेम की बात होती है तो निश्चित तौर पर प्रेम अपने आप में ही रोमांस पैदा कर देता है। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करने जा रहे हैं जो करीब करीब उस युग की बात है जब 10, 15, 20 पैसे का पोस्ट कार्ड चला करता था। और जिस शख्स से आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको, उनके बारे में मैंने आज से 28 साल पहले पता चला था कि ऐसी कोई उनकी प्रेम कहानी है। और ये अलग बात है कि उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे अभी मिल पाया। और जो मेरी इच्छा थी 28 साल पहले कि मैं उनकी पूरी प्रेम कहानी को लिखूं और उस समय मैं जो पेपर चलाता था उसमें उस प्रेम कहानी को छापूं, पर आज उनसे मिलन हो पाया है। और हाँ, हम जानेंगे कि उनकी ये प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई। क्योंकि आज यदि हम प्रेम की बात करें तो ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है, कोई बहुत अचंभित बात नहीं कही जा सकती। इंटरकास्ट मैरिज को भी बहुत ज़्यादा नहीं उसको देखा जा सकता है। बट उस समय की बात जब हम कर रहे हैं, जब एक प्रेम विवाह अपने आप में एक अद्भुत बात हुआ करती थी। लोगों को लगता था कि ये मतलब एक अलग तरह का विवाह है। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज हैं चौरसिया जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं शुरू करूं, चूँकि मैंने प्रेम से बात शुरू की है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ ही बताएं कि जो मेरे दर्शकों को पता चल सके। मैं अशोक कुमार चौरसिया, बासोदा में मेरा जन्म हुआ और काफ़ी लंबे समय बासोदा से बाहर भोपाल, दिल्ली और आसाम में रहने का अवसर मिला। आज अंकल टॉक में मुझे अपने विषय में बात करने का अवसर मिला, तो मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा। जीवन यात्रा की ही बात हम आपकी करने के लिए आपको हमने यहाँ बुलाया है। क्योंकि आप में बहुत सारी प्रतिभाएं रही हैं और आज भी आप समाज का एक बड़ा आधार स्तंभ हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम आपकी जवानी की बात करने जानना चाहते हैं। और जवानी की जब बात करते हैं तो अक्सर शादी की बात तो ज़रूर होती ही है। तो सुना है कि जो मैंने सुना था कि आपकी जो शादी थी वो एक पत्रिका के माध्यम से शादी पक्की हुई थी। और जब हम शादी की बात करते हैं और वो भी उस समय पे जिस समय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आवागमन का साधन ऐसा नहीं था कि हम बहुत जल्दी जल्दी अपने देश के अन्य कोनों में पहुँच सकें, उस समय आपने प्रेम विवाह किया, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो प्रेम विवाह करना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, लेकिन उस युग के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो चूंकि उस समय आप ही बता सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। तो और वो कौन सी पत्रिका थी वो थोड़ा सा बताएं। काफ़ी लंबे समय से विवाह के अनेक योग आए और बिगड़े। और करीब 38 वर्ष की उम्र में जब मैं अपना विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था, तो उस समय एक दिन विचार आया कि मैं अपना विवाह खुद तय करूं। तो एक दिन घर में बैठा और पत्र लिखने का काम मैंने अपना स्वयं तय किया। और अनेक कागज, मैं भी एक राइटर रहा हूँ, तो उस नाते मेरे पास में धन की बजाय साहित्य का संकलन था, ज़्यादा था। तो उन्हीं में से मैंने वो निकाले और तो किसी को देखा, उसको अंतर्देशी पत्र लिखा, किसी को लिफाफे में नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ जानना चाह रहा था कि आपने ये जो पत्र लिखा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो जो लिखने के पहले की कहानी पे थोड़ा सा और मैं प्रकाश डलवाना चाहता हूँ आपसे। हाँ, तो लिखने के पहले क्या है कि वो पत्रिका मुझे दिल्ली में एक होली मिलन कार्यक्रम चौरसिया समाज का होता है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे बहनोई प्रोफेसर RN चौरसिया के साथ पहुंचा। और उस कार्यक्रम में एक पत्रिका जिसका नाम चौरसिया टुडे, चित्तरंजन कुमार उसके संपादक प्रयागराज से छाप करके लेकर आए थे जी। और उस पत्रिका में
सामाजिक विषयों को रखते हुए उन्होंने आखिरी पन्ने पर एक लड़की का लेख छापा था और उस लेख का विषय था परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम। बहुत बढ़िया। मैं चूंकि अवतारवाद और भगवान की खोज में लंबे समय रहा हूं और उसमें मैं सत्य साईं बाबा का मैं डिवोटी हूँ जी। तो उस नाते मैं सत्यान्वेषण करता रहा। तो उस वो पत्रिका में वो लेख मैंने पढ़ा पर कि एक लड़की वो जो धर्म के ऊपर विशद ज्ञान है और मुक्ति के मार्ग जिसकी मैं खोज में था उसको प्राप्त करने का उसके पास में उपाय मौजूद है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मन में विचार आया, लेखक ने तो अपनी बात को इसलिए नहीं रखा था, उसने तो एक वैचारिक भावना रखी थी। उसका कहीं से ये दृष्टिकोण नहीं था और ना ही मेरा पढ़ने के पहले दृष्टिकोण था। परमात्मा ने ऐसा कॉम्बिनेशन पैदा किया जो मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा। जी जी, ये यथार्थ है। और जब वो पत्रिका पढ़ा तो ऐसा हिम्मत भी नहीं हुई कि हम उस लेखक से प्रेम का इजहार करने लगे, संभव ही नहीं है। तो वो पत्रिका हमने 10 रुपए दे के खरीदना भी उचित नहीं समझा। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम भी राइटर, हमको लगा हमारा ईगो भाई उसको राइटर को तो हमको भेंट करना चाहिए। और काल की गति हमारा वहां से जाना हुआ और बाद में हमारा जो बहनोई जैसे हमारा बड़ी पैसे वाली पार्टी से रिश्ता कराना चाहते थे, हमसे कहते कि भाई आप चुप रहिए, अच्छा लाखों रुपए वाली पार्टी से विवाह कराऊंगा। मैंने कहा भाई मैं ऐसा बाजारू माल तो हूं नहीं कि जो जहां बिक करके अपना सौदा करूंगा। तो मेरा उनसे मतभेद हुआ और मैं चांदनी चौक दिल्ली में रहने लगा। जी। तो वहां से मैं निकल के अजमेरी गेट होते हुए कनॉट प्लेस कॉफी होम में बैठना, और राजनीतिक आदमी हूँ तो इसलिए स्वाभाविक है वो क्षेत्र में जाना। हाँ, कॉफी हाउस में राजनीति होती थी पहले। मानसिंह प्लेस फेमस है आज, कनॉट प्लेस पे। जी जी। हाँ, वहां पर पूरे ऊपर बैठते हैं। तो वहां पर हम जाके खूब सेटिंग होता रहा। तो हम वहाँ से नई सड़क से चांदनी चौक खारी बावली होके निकले तो हमारे एक चौरसिया परिवार, पान के आड़तिया है, जगदीश प्रसाद चौरसिया, तो उन्होंने वो पत्रिका खरीद के लाए थी और हमसे बोले कि अरे आप तो बढ़िया चाट पकौड़ी का नाश्ता करिए और ये पत्रिका, हम तो व्यापारी आदमी है, नोट कमाते हैं, आप लीजिए। हमने पत्रिका देखा तो फट से वो एकदम दिमाग में आया, अरे ये लड़की का लेख तो वही पत्रिका है जिसमें छपा है। मतलब घूम घूम के वो पत्रिका आपके पास पहुंच रही है। वो स्ट्राइक कर रही है कि और अंदर से कौन सी पावर है जो काम करती। वो पत्रिका जेब रख ली हमने और आगे निकल गए। उसके बाद में हम मेरे बहनोई भी एक हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल रहे कोटा में, उन्होंने एक मुझे ऑफर किया कि भाई आपकी शादी करा दूं। एक लड़की लेक्चरर ने मेरे को ले गए दिखाने, रिफ्यूज कर दिया, मेरे पास नौकरी नहीं। तो आज बाजार गर्म है भाई, नौकरी वाले का नौकरी वाले से व्यवहार होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब मैं लौट करके कोटा से अपना बासोदा आके मैंने पत्र लिखा। तो उस दिन मैंने एक 25 पैसे का पोस्ट कार्ड जी, और वो पत्रिका में संपादक के लिए लिख दिया, नहीं राइटर के लिए क्या, क्योंकि संपर्क तो राइटर से होगा। जी जी। और उसी में उसका पत्नी का जो नाम है कुमारी सावित्री चौरसिया, फनाईबंद, करीमगंज, आसाम, 3 अक्षर का पता लिखा था। मतलब और उतना से मैंने पोस्ट कार्ड लिख के डाल दिया। अब चूंकि अरसा भी 2-3 साल का हो चुका था, तो जो मन में विचार आया लिख दिया कि माने बार आपका लेख पढ़ के अच्छा लगा, मैं भी उस विचारधारा का हूँ, अच्छा लगे पत्राचार करे। और पीछे अपना एड्रेस पता, और इस तरीके से वो पोस्ट कार्ड उस समय पहुंच गया। और करीब 2 महीने बाद हमारे को उनका पत्र प्राप्त हुआ पोस्ट कार्ड के माध्यम से। और भी पत्र आए, बड़ी पार्टी बनारस की एक पार्टी आई भोपाल में, बुलाया। मेरे काका जी भी यहाँ बासोदा MLA रहे, तो मेरी काकी को मैं लेके भोपाल पहुंचा। तो मैंने कहा भाई चलो बड़ी पार्टी आई है, रिश्ता, बोले कि पहुंचे, डाइनिंग सेट पे खाना खाया, बोले साहब हम तो अच्छा नई सड़क पे होटल है, हम अपने लड़की का आपसे रिश्ता करना चाहते हैं, 4 लाख रुपया नकदी ले लो और चाहे शादी करा लो। तो मैंने कहा साहब ना में 4 लाख चाहिए ना शादी करना।
और इसके बाद हमने वही जो पोस्ट कार्ड डाला था, वहां से हमको जो पोस्ट कार्ड से एक पोस्ट कार्ड में जवाब मिला। तो वो पत्र तो हम भी खोजी आदमी हैं, तो पोस्ट कार्ड पढ़ने से लगा कि काम बन गया। अच्छा। हाँ, यानी एक अंदर से भाव पैदा हुआ, सकारात्मक भाव पैदा हुआ। अब ये और जब उसमें हमने उनसे और आगे पत्र लिखा, और पत्र उस समय डाक की बड़ी सामान्य स्थिति थी और डाक ही एक मुख्य आधार हुआ करता था। हाँ, और बहुत जल्दी डाक नहीं मिलती थी। है। और दूसरा क्या कि वो, अच्छा, एक थोड़ा सा मैं ब्रेक, मतलब आपको इसमें बीच में रुक रहा हूँ कि ये किस सन की बात होगी, क्योंकि अपन बात तो शुरू कर दी है, लेकिन थोड़ा सा जब हम पीछे जाएंगे ना, तो उसमें स्मृतियां थोड़े से पीछे फ्लैशबैक में हम चले जाएंगे। ये पत्रिका छपी थी 1994 में, और ये मेरा पत्राचार 1996 में शुरू हुआ जी। और ये 97 एक साल पत्राचार चला। और उसके बाद में उसी पत्राचार में हमारा व्यक्तिगत रूप से वैचारिक आदान प्रदान हुआ। कहीं ना तो, और चूंकि उनका जन्म आसाम, जो लोअर आसाम का हिस्सा है कछाड़ का, वहाँ करीमगंज जिला, उसका वर्तमान में नाम श्रीभूमि जिला हो गया है, सरकार ने नाम बदल दिया। तो ये चाय बागान में गए हुए परिवार हैं, जो ब्रिटिश पीरियड में जब अंग्रेजों ने चाय बागान लगाए थे, उस समय के वो लोग माइग्रेट हुए और वहां जाके बसे जी। फिर हम वापस वहीं आते हैं जहां से आपने छोड़ा था, कि जब वो पत्राचार हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उस पत्राचार में उनसे जब हमने परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा दृष्टांत लिखा कि जब वो 19 साल की थी, है ना। ये बात अब ये यहाँ मैं मतलब वो करना चाहता हूँ कि मैं प्रश्न करता, उसका उत्तर पहले ही आप दे रहे हैं, और वही मैं प्रश्न करता कि ऐसा कहा जाता है, मतलब बताया गया जैसा आपके बारे में, कि जब वो छोटी थी तो उनको किसी ब्राह्मण या जो पंडित आते हैं, तो उन्होंने बताया था कि आपका विवाह मध्य प्रदेश के किसी छोटे सी जगह पे होगा, ऐसा है ना जी। तो उसी के बारे में आप बताएंगे। चलिए। तो वो निम्बार्क कृष्ण भक्ति में रही जी, और ढाका से सन्यासी साधु उनके यहाँ आते थे जी, और वो आकर के उनसे कहते कि भाई तुमको अपना विवाह करके और अपने पिता की अकेली बेटी हो, उनका वंश चलाना है। तो अब उनके पिता ने पूरे परिवार जितने देखे तो सब मांस मछली खाने वाले, तो वो उन्होंने कहा कि ना तो मैं जाऊंगी किसी मांस मछली खाने वाले के यहाँ, और ना विवाह करूंगी, मैं तो राधे राधे करके दुनिया से चली जाऊंगी। तो उसी दौर में वो ये जो हमारा पत्राचार हुआ, उसके पहले उनके सामने एक घटनाक्रम हुआ जब वो 19 साल की थी। मेरा संपर्क हुआ जब वो 36 साल की थी। मतलब 19 साल पहले। हाँ जी। उस समय क्या होता है कि उनके भक्ति भाव के कारण से जिस तरीके की उनकी साधना रही, तो उससे क्या होता है कि एक सन्यासी रूप में लाल वस्त्रों में एक वहां पर व्यक्ति के रूप में सन्यासी आता है जी। और वो रावण संहिता ग्रंथ लेके आता है अचानक जी। और रावण संहिता ग्रंथ लेके मेरे ससुर हरिप्रसाद बरई घर के मुखिया है, वहां रख करके उनसे उस पर हाथ रखवा करके और 3 जन्मों का विवरण सुनाता है। उसमें ये नाम सुनाया मेरे ससुर का कि आप कृष्ण भक्ति में रहे। उसमें एक जन्म का नाम मथुरा, एक जन्म का गिरधारी, एक जन्म का हरि। बोलिए आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम हरिप्रसाद बरई। तो ये उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी खड़ी हुई थी, इनकी माँ खड़ी हुई थी, इनके पिता थे, मैं तो था नहीं। मैंने उन्हीं से जाना ये विषय जब मेरा पत्राचार हुआ। तो उसमें उस विषय को लेकर के उन्होंने उसमें कहा कि ससुर ने कहा कि वो सन्यासी पढ़ रहा है लाल वस्त्र पहने हुए कि आपके 2 पुत्र एक साथ जन्मे, मृत्यु हो गई। तो ससुर जी कहते हैं हाँ हाँ ऐसा भी हुआ। फिर आगे वो कहते हैं कि आपकी पत्नी की मृत्यु 7 वर्ष बाद कुछ खाते समय होगी। ठीक उसी विधि से 7 वर्ष बाद मेरी सास की मृत्यु भी हुई, अन्न गले के नीचे नहीं गया। और वो शास्त्र में पढ़ रहा है रावण संहिता में। उसी में वो आगे पढ़ता है कि आपके यहाँ बेटी जन्मी है, उसका नाम सावित्री, उसका विवाह। उसमें मेरा नाम पता अशोक कुमार चौरसिया, गणेशपुरा, गंज वासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश पड़ता है। उससे विवाह होगा और संतान प्राप्त होगी और आपका वंश चलेगा। एक मिनट रुक जाइए। मैं इस पूरे प्रेम विवाह में जो बात को लेकर मैंने इस पॉडकास्ट बनाया है,
उसका मकसद ये नहीं है कि प्रेम विवाह, इसका मकसद ये था कि एक व्यक्ति ऐसा कि जो मध्य प्रदेश के बारे में जानता नहीं है और उसको पहले ही ये बता दिया गया हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर कि तुम्हारा विवाह इस जगह पर होगा, इस व्यक्ति से होगा और ऐसे ऐसे होगा। इस पूरी एक लाइन पर ये आज का पॉडकास्ट बना हुआ है। स्टार्ट कीजिए आप। उसमें जब ये बात वो मेरी पत्नी और उनकी मेरी सास और ससुर तीनों वो सन्यासी की बात सुन के और उसने कहा कि मुझे विंध्यवासिनी देवी ने भेजा है और भुवन क्षेत्र से 3 अंगुल चावल लेके आना है। तो उन्होंने 1 काठी चावल दान में दिया, तो उसने दान लेने से वो उतना लौटा दिया, 3 अंगुल चावल अपनी झोली में डाल लिया। और इसके बाद में जब ये परिवार के तीनों लोग रह गए, वो सन्यासी चला गया, तो इनको आपस में संवाद हुआ कि भाई हम आसाम में जन्मे हैं और मध्य प्रदेश में चौरसिया लड़के से शादी होगी, ये कैसे संभव? क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष के लोग गाजीपुर बनारस से ब्रिटिश पीरियड में माइग्रेट होकर आसाम के चाय बागान में मजदूर बन के पहुंचे थे जी, और जंगल काट के उन्होंने चाय के पेड़ लगाए थे। तो उस तरीके से जो परिवार शिक्षित हो गए, तो शिक्षित होकर उन्होंने अपनी प्रगति कर ली। स्वाभाविक सी बात है वो तो। तो उस नाते उनको बड़ा असंभव लगा कि भाई जब हमारा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही कोई पहचान नहीं बची, तो मध्य प्रदेश में कहां, मध्य प्रदेश में चौरसिया कहां से पैदा हो जाएगा? उन्होंने आउटराइट इनकार कर दिया और उनकी माँ रोने लगी। माँ उतनी समझदार नहीं थी कि भाई मेरी एक ही बेटी इतनी दूर, मैं उसको कैसे देखूं, देख ही नहीं पाऊंगी। तो पत्नी ने समझाया कि नहीं माँ, कहीं ऐसा होता है क्या, संभव ही नहीं है। उसी ने इनकार कर दिया। काल की गति, ये हमारा संपर्क उस पत्रिका के माध्यम से होता है और उसमें उन्होंने हमको लिखा पत्राचार में, तीसरे पत्र में, कि हमारा तो आपका पूर्व जन्म का संबंध है, आप तो आइए और हम आपकी बड़ी, आप क्वालिफाइड हैं, डिग्री होल्डर हैं, तो हम डिग्री होल्डर अच्छी लड़कियों से शादी कर है हमारे संपर्क में, उनसे विवाह करवा देंगे, हम तो राधे राधे करके इस संसार से जाएंगे। तो ये क्रम हमारा स्टार्ट हुआ उस पत्राचार से। तो उसके बाद में साल भर ये पत्राचार चला, आत्मीयता हो गई वैचारिक रूप से। हमने फिर अपने आप से विचार किया कि हम तो योग्य हैं, कहीं भी किसी जगह रिश्ता कर सकते हैं जी। और उस समय आसाम में अल्फा का दौर था। देखिए 1998 की बात आपको बता रहा हूँ। तो मेरे बहनोई जो कोटा में हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल, उन्होंने अपने लड़के इंजीनियर को, जो अभी क्लास 1 ऑफिसर है राजस्थान सरकार में, उसको नौकरी पर नहीं भेजा गुवाहाटी। मुझसे बोले कहने लगे आप प्रेम विवाह करके मरने आसाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा साहब मैंने कौन सा, अब बोले अरे आप वहां अल्फा का दौर है, आप राजनीतिक आदमी, मरोगे तो आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो ईश्वर की रचना पर विश्वास करता हूं, आप ना मरे, मैं मरूंगा, मर जाऊंगा क्या, पर ईश्वर का यदि सत्य, और चूंकि मैं जा रहा हूं। तो आप शादी करने के लिए अकेले गए? अकेले, घर के कोई और लोग? अरे मेरे सगे बहनों ही ने इनकार कर दिया। हाँ, क्या आप अकेले चल दिए? हाँ, हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल रहे और घर से कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। और जनरल क्लास से बासोदा से, उस समय पैसे का भी अभाव था, आपको बात बताऊं, एक मकान बेचा, खाते में पैसे जमा थे, 5,000 रुपए निकाला, जेब में रखा, अटैची तैयार किया, और घर के लोग कहे अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं आसाम जा रहा हूँ। और वो अच्छा, पत्नी चूंकि इतनी ज्ञानी है कि उन्होंने विवाह का शोधन भी किया हुआ अक्षय तृतीया का। तो वो उसमें लिखा कि भाई आप आए, हमारे भाई की काका के लड़के की शादी है, उसमें मिले और आपको अच्छा लगे तो रिश्ता करें, और नहीं तो आप अपने घर के और मैं अपने घर की। तो इस तरीके से हमने यात्रा जनरल क्लास से बगैर रिजर्वेशन के हुए बासोदा से रात को निकल पड़े असम के लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए। और दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जनरल क्लास की ट्रेन ब्रह्मपुत्रा मेल, और टिकट जनरल क्लास का लेके, और 25, कभी हमने रिश्वत नहीं दी थी, कुली को उस दिन हमने 25 रुपए दिए रिश्वत के। हाँ भाई, हमारे हिसाब तो रिश्वत थी एक तरह की कि भाई ट्रेन में घुसने के लिए। अच्छा, इतनी भीड़ थी उसके अंदर? इतनी भीड़ थी, उसमें अंदर घुस गए, घुस के गुवाहाटी उतरे, गुवाहाटी से उतर के फिर बस में बैठे। पत्नी ने रास्ता डायरेक्ट किया था। हाँ, अचानक उस चाय बागान में
पहुंच गए। पहुंच गए। करीमगंज जिले का दुर्लभचेड़ा चाय बागान है, उस बागान में हम उस गांव में उतरे। तो हमने बड़ा विचार किया कि जब जो 4 किलोमीटर के रास्ते में बस चली तो माटी की धूल उड़ती, घुर्रू जिसको हम कहते, गड़वात, तो वो बस चलती तो ऐसी धूल उड़ती तो हम तो धूल से पुर गए। हमको विचार आया कि भाई हम तो जनता पार्टी सरकार के फाउंडर हैं, 1977 की मोरारजी भाई देसाई सरकार के, तो हम तो उस समय बड़ी सुखी जीवन जिए हैं, परमात्मा कहाँ ला करके रिश्ता कराने खड़ा किया है। ये तो बड़ा अजीब विषय है। चलो जो होगा सो देखेंगे। उतर के उनके घर पहुंचे। एक अनजान व्यक्ति हमको अपना बाहर सामान लेके पहुंच गया। वहां जाके उसने कहा कि साहब मध्य प्रदेश से आए हैं। 4 दिन 15 अप्रैल को मैं बासोदा, 15 अप्रैल 1998 को बासोदा से चला था और 19 अप्रैल 1998 को मैं वहाँ करीमगंज में पहुंचा था दोपहर के 1:30 बजे। बस भाई वो एक ही कपड़े पहने हुए, यानी वो सफेद खादी का कुर्ता पजामा, वो एकदम काला हो गया था। तो उस भाई वो कहते वहां पे कलिया पे बैठ के नहाई ली, यानी हैंडपंप। अच्छा, हैंडपंप है उसको वो कल कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, भोजपुरी भाषी हैं वो लोग। मैं तो भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, तो भाषा का भी मेल नहीं, संस्कृति का भी मेल नहीं, तो मैं तो शुद्ध हिंदी अंग्रेजी में बात करने वाला। तो वहां जाकर के बैठा और स्नान किया, कपड़े पहने, और वो काका ससुर के लड़के की शादी थी और मैं उसमें बारात में शामिल हो गया, बाराती बन के। उस तरीके से पहुंचा तो वहां पूरे समाज के लोग इकट्ठे। अब वहां पर बड़ी चर्चा प्रारंभ। लोग मुझसे पूछा कि साहब आप कहाँ से आए हैं? हाँ? तो मैंने कहा एक अजीब सा, एक नया सा आदमी दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। बिल्कुल। और भोजपुरी भाषी नहीं। दूसरी, अच्छा बागान में, चाय बागान में क्या होता है, हिंदी भाषी का मतलब वो मारवाड़ी अर्थ निकालते। हाँ, मारवाड़ी अर्थ निकाल, चूंकि मारवाड़ी, हाँ, जितने लोग गए हैं, हाँ हाँ, मारवाड़ी लोग जो है व्यापार की दृष्टि से वहाँ पे गए हैं। हाँ, जी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई मारवाड़ी मध्य प्रदेश से आया है, और वो कैसे परिचय हो गया, वो सब खोज में लग गए कि भाई यहाँ जब परिचय नहीं है तो आया कहाँ से गया, आका से। इस तरीके से। तो और 2 लड़कियों के पिता, जिनकी एक बागान में मैनेजर थे, उनकी लड़की टीचर थी, आशा नाम की, और एक और सिंगला बागान में उनकी भी लड़की पोस्ट ग्रेजुएट थी। मेरी पत्नी मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ी थी क्या। तो वो पिता आगे भाई समाज का लड़का है तो हम तो फट से शादी करेंगे। हम समझ गए कि भाई ये मामला उलझ रहा है। तो इस तरीके से हमने सबको समझा और उससे लौट के आए, सबसे परिचय हुआ, और फिर हमने भाई कोई चाय बागानों में ऐसा बाहर रुकने का तो इंतजाम कुछ नहीं रहता था। उन्होंने अपने घर के दूसरी मंजिल पर हमारा रुकने का इंतजाम कर दिया। तो बेचारे इज्जतदार लोग होते हैं गांव में भी, तो बागान में उनको बड़ा, गांव में चाय बागान में हल्ला हुआ कि भाई वो मध्य प्रदेश से कोई लड़का आया है, और उसको घर में भी ऊपर रोक लिया, और उससे लगता है कुछ योजना है शादी विवाह की। तो इस तरीके से हमने 4 दिन बाद ससुर जी को कहा कि भाई क्या विचार है विवाह के बारे में। बोले मैं तैयार हूँ। अच्छा। हाँ। और तुरंत उन्होंने एक जोड़ कुर्ता पजामा बनवाने के लिए बाजार भेजा उनके भतीजे को, और वो पहन के आए और बोले विवाह की तैयारी हम सब कर रहे हैं। मैंने सब पैसा मैं जेब से निकालूं। बोले नहीं आपका पैसा नहीं लगेगा। क्या। तो इस तरीके से अकेले दूल्हा बने, और कोई बाराती नहीं, खुद ही दूल्हा खुद ही बाराती। ये है अजब प्रेम कहानी। और विवाह की जो पद्धतियां हैं, 8 पद्धति, उसमें एक वैदिक सनातन संस्कृति में कुंभ विवाह पद्धति है। तो सन्यासी जो आया था वो ये कह के गया था कि इस कन्या का विवाह कुंभ विवाह पद्धति से होगा, और तो वही हो रहा था। और योग की बात देखिए कि वो सन्यासी ओझा जी उस चाय बागान के, उन्होंने एक विवाह बनारस में उस प्रकार संस्कार कराया था, उनको अनुभव था कुंभ विवाह पद्धति से। तो उस पद्धति से उन्होंने संस्कार कराया, और उसके बाद में हम वहां पर करीब 1 महीने से अधिक समय रुके, वहीं शादी हो गई, वहीं रुक गए भाई। अब कई लोग हमसे कहने लगे कि साहब आपकी विदाई कब होगी। हमने कहा साहब हमारी कौन सी विदाई, क्या भाई आपने हमारा घर तो देखा नहीं है।
और आपने हमारे को शादी कर दी, तो अब तो हम यही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो बोली अरे भाई ये तो बड़ा गजब का जमाई आया है। क्या कि ये तो कहते यही रहेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमने तो रंग देख रहे हैं कितना किसका रंग है। तो वो सब लोगों में चर्चा हुई और बाद में फिर हम फिर 1 महीने बाद आप जो है वहां से अपने घर की ओर आए, यहाँ दिल्ली आए। और हमारे राघव जी जो वित्त मंत्री रहे, जी। उस समय राज्यसभा के मेंबर थे और उद्योग मंत्रालय की कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनके बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ऊपर 7वीं मंजिल पर उनके कमरे में उन्होंने दरवाजे खोल दिए। रुके तो हमारी पत्नी कहने लगी यहाँ तो आपको बड़े बड़े आदमी दरवाजा खोलते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं, ऐसे ही दरवाजे खुल जाते हैं, खाना मिल जाता है, रहने मिल जाता है। क्या ये यही परिचय है, इसी के ऊपर जीवन चलता है। तो उस तरीके से वो 7 दिन उन्होंने हमको रखा और हमारी नौकरी का इंतजाम किया तुरंत। यानी उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया कि अब तू 1 से 2 हो गया, मैं तेरी नौकरी करवाता हूँ। मैंने कहा था मेरी 40 साल उम्र हो गई और अब मेरी नौकरी का कहाँ सवाल है। अब तो ऐसी जनता की सेवा करते आए हैं, आप कर रहे हैं वैसे ही हम भी करेंगे। आप बड़ी कर रहे हैं, हम छोटी करेंगे। क्या इस तरीके से फिर नौकरी लगी आपकी? नहीं लगी? नहीं, प्रश्न ही नहीं। 40 साल की उम्र हो गई। चलिए, फिर आपका वापस बासोदा आना हुआ कि नहीं? बासोदा आना हुआ और बासोदा से फिर हम आना कहा भाई हमारा हनीमून तो भगवान सत्यसाई बाबा के यहाँ होता है। तो हम तो यहाँ भोपाल की समिति थी, यहाँ उस समय समिति भी नहीं थी, तो भोपाल की समिति से जोड़ करके वहाँ से अपना आइडेंटिफिकेशन करा के और पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम भगवान सत्यसाई बाबा के यहाँ जा करके 1 महीने रहे। तो इस तरीके से हमारा ये परिचय वैवाहिक जीवन में बदला। बहुत बढ़िया। तो अब वर्तमान में आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट हैं? और हाँ, संतुष्ट है। एक पुत्र है और वो पूरी तरह से योग्य है और हम अपना समाज का कार्य कर रहे हैं और उसी सात्विक दृष्टिकोण से आज जीवन जी रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ अशोक कुमार चौरसिया जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी जिसे कहें वो आज सुनने मिली। और चूँकि इस लव स्टोरी का जो मैं पूरा कंक्लूज़न बता दूं तो बस इतना ही था कि आप ये देखिए, कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाला तय करता है। इसका साक्षात प्रमाण यदि हम कहें तो इससे अच्छा और कोई प्रमाण हमारे पास हो नहीं सकता है। इसलिए इस पॉडकास्ट में इस विषय को लिया और आपने इसमें अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं, आपने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। ये जीवन की सच्चाई है जो मैंने आपके सामने रखी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।